Welcome students to the sixth chapter Combustion and Flame by सुमित सर। इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा फ्लो कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशंस, फ्लेम क्या है, कंबस्शन क्या है, ये सारी चीज़ें कंबस्शन से हम स्टार्ट करेंगे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि कंबस्टेबल सब्सटेंस कौन से हैं, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कौन से हैं, इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे विद एग्जांपल्स। एक एक्टिविटी वगैरह भी देंगे जो आपको हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में कि कौन से सब्सटेंस हमारे कंबस्टेबल सब्सटेंस है और कौन से नॉन कंबस्टेबल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल, और फ्यूल के ज़रिए हम क्या क्या फ्यूल के अलावा और रिक्वायरमेंट होती है फॉर द कंबस्शन, उन चीज़ों को, और एक्टिविटी के ज़रिए कि वो कैसे कंपलसरी हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। गुड फ्यूल कौन से हैं और बैड फ्यूल हमें किन्हें कहेंगे, दैट मीन्स हम ड्रॉबैक देखेंगे अगर हम एक गुड फ्यूल का यूज़ नहीं करते हैं तब के लिए, और कैसे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम कंबस्शन के ऊपर। व्हाट इज़ कंबस्शन? जैसे हमने कई बार देखा होगा कि क्या होता है, हम आग वगैरह जलाते हैं तो उसके अंदर जो वो आग जलती है दैट इज कॉल्ड कंबस्शन, उसी को हम कंबस्शन बोलते हैं। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और गिव ऑफ हीट देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंबस्शन कहते हैं। कि एक सब्सटेंस है वो बर्न करता है और वहाँ से हीट को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड कंबस्शन। अगर सिंपल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, फ्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव हीट, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कंबस्शन। हीट और लाइट कंपलसरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शनल है, आप मर्जी है इसको लिखें या ना लिखें। तो हम कहेंगे फ्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्शन, उसी को हम कंबस्शन कहते हैं। अब फिर आते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। जैसे कंबस्टेबल सब्सटेंस हम उनको बोलते हैं जो बर्न करने पर जो बर्न किए जा सके, दो सब्सटेंसेस विच कैन बर्न इजीली, जो आसानी से बर्न हो सकते हैं, दोज आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंस। और नॉन कंबस्टेबल की अगर हम बात करते हैं तो जैसा नाम ही बता रहा है कि इसके अंदर क्या है, नॉन वर्ड का यूज किया गया है। नॉन का मतलब नहीं, तो ये वो सब्सटेंस है जो इजीली बर्न नहीं हो सकते, तो उनको हम बोलते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। अब जैसे लकड़ी को बर्न किया जा सकता है तो ये कैसा सब्सटेंस है, कंबस्टेबल, तो हम यहाँ पर कंबस्टेबल लिखेंगे। सिमिलरली अगर आयरन नेल की हम बात करते हैं, आयरन नेल को हम चाहे कितना भी आग लगा लें वो बर्न नहीं होगी, तो ये कौन सा सब्सटेंस हो गया हमारा, नॉन कंबस्टेबल, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉन कंबस्टेबल। तो ये टेबल है, 8th क्लास के बच्चों के लिए हम खाली छोड़ देते हैं ताकि वो अपने से फिलअप करके और रिस्पॉन्स सबमिट करवाएं। आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी या किसी अनदर मेथड के जरिए अपने रिस्पॉन्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो जो सब्सटेंस अंडर कंबस्शन, जो सब्सटेंस कंबस्शन में जाता है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टेबल, उसी को हम कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं और इसी को हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल, उसी को हम फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल मतलब ऑयल से है यहाँ पर, एक हिसाब से जो जो चीज़ें हम बर्न करने के लिए यूज करते हैं। घरों में हम लकड़ी का यूज करते हैं तो लकड़ी हमारी एज ए फ्यूल हो गई। गाड़ियों के अंदर हम पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों को बर्न करते हैं, बर्न होने के बाद ही वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, उन्हीं से हमारी गाड़ियां चलती हैं। तो वो जो हमारे सब्सटेंसेस हो गए ना, वो वाले सब्सटेंस एज ए फ्यूल यूज होंगे, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं, एज ए फ्यूल है। तो जितने भी हमारे कंबस्टेबल सब्सटेंस थे, लास्ट टेबल के अंदर यहाँ से जितने भी हमारे कंबस्टेबल सब्सटेंस निकलेंगे वो सारे के सारे एज ए फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। इनके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्यूल के टाइप्स की, तो देखिए सबसे पहले हमारा टाइप में अगर हम बात करते हैं तो टाइप स्टेट के ऊपर लेके चलते हैं कि जितने टाइप की उनकी स्टेट्स है उतने ही टाइप का वो फ्यूल है।
अब किसी भी सब्सटेंस की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ये 3 स्टेट हैं। तो हमारे फ्यूल की भी सिमिलरली 3 स्टेट हो गई, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट से सॉलिड फ्यूल कौन सा हो गया? विच आर सॉलिड इन स्टेट, दोज फ्यूल विच आर सॉलिड इन स्टेट आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल। तो उन फ्यूल्स को हम सॉलिड फ्यूल्स बोलते हैं क्योंकि ये दिखने में सॉलिड हैं, इनकी डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल्स। जैसे कि कोल हो गया, कोयला हो गया हमारा, कोक हो गया। कोक ये जब कैसे बनाते हैं इसको भी बता देता हूँ। लकड़ी वगैरह को जब हम इनकम्प्लीट या फिर एक बॉक्स के अंदर बंद करके इन एब्सेंस ऑफ एयर उसको अगर बर्न करते हैं तो वहां से हमारा कोक बनता है। ये ब्लैक कलर का पोरस सब्सटेंस होता है। पोरस मीन्स इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जब उसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होता है, वहां से सारे जितने भी उसके अंदर वेपर्स होते हैं, वाटर कंटेंट होता है, वो चला जाता है, जिसके कारण वहां पर किसी भी टाइप का आपका स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, धुआं पैदा नहीं होता। तो ये कोल के टाइप का ही एक हो गया कोक। नेक्स्ट है लिक्विड फ्यूल विच आर लिक्विड इन स्टेट, जो कि स्टेट के अंदर क्या है, लिक्विड है। जैसे घरों में हम पेट्रोल वगैरह का यूज करते हैं, डीजल वगैरह का यूज करते हैं, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, लिक्विड फ्यूल। अब लास्ट वाला हो गया गैसियस फ्यूल विच आर गैसियस इन फॉर्म, दोज फ्यूल्स आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल। जैसे कि एलपीजी होगी, सीएनजी हो गया। क्या आप मुझे एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म बता सकते हैं? 2 मिनट सोचिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दैट मीन्स गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनती है, और लिक्विड होते हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनसे ये गैस बनती है। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब है नेचुरल गैस ही लेकिन कंप्रेस्ड फॉर्म में है। जब हम अगर बात करते हैं कोयला कैसे बना, पेट्रोल कैसे बना, तो अर्थ के अंदर जहां भी पेट्रोलियम सब्सटेंसेस मिलते हैं तो उन पेट्रोलियम सब्सटेंसेस के ऊपर कुछ जगह होलो एम्प्टी स्पेस रह जाता है, वहां पर आपको ये सीएनजी गैस मिलती है। किसी भी कंबस्टन को कंप्लीट करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, अब हम इन चीजों को देखते हैं, फिर अलग अलग को डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ में देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स के साथ में देखेंगे। तो बर्निंग के लिए इन 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला फ्यूल, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड इग्निशन टेम्परेचर। अगर हमारे पास फ्यूल नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी या फिर इग्निशन टेम्परेचर नहीं होगा, इन तीनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। और अगर बर्निंग कंप्लीट नहीं होगी तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस जलेगा ही नहीं, वो एज इट इज रहेगा, कभी आग नहीं पकड़ेगा, फायर कैच नहीं करेगा। अब नेक्स्ट इसमें अगर देखते हैं, फ्यूल हमने देख लिया, जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसको हम फ्यूल बोलते हैं। ऑक्सीजन, अब बर्निंग के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है, मस्ट है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती। बर्न करने का इनडायरेक्ट मतलब यही है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे पेट में क्या होता है, उस खाने की एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कैसे मिलती है, जब वो जो फूड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज फॉर्म करता है, ग्लूकोज बनाता है, तो वो इनडायरेक्टली ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो कहीं से भी अगर हमें एनर्जी लेनी है, मोस्टली क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वहां से हमें एनर्जी मिलती है। ज्यादातर चीजों में, खाना खाने में हो गया, कोयले के जलाने से रिलेटेड हो गया, पेट्रोल से हो गया हमारा, तो सभी जगह हम क्या करते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन का मतलब क्या है, वहां पर आपकी बर्निंग हो रही है, तो ऑक्सीजन जलने के लिए जरूरी है। थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, अगर आपने बाइक वगैरह में नाम पढ़ा हो, उसके अंदर एक इग्निशन पंप वगैरह होता है, या हम सिंपल बोलते हैं तो उसको स्पार्क प्लग बोलते हैं। इग्निशन या जब स्टार्ट करते हैं तो उसको इग्नाइट करना बोलते हैं। इग्नाइट करना मतलब जलाना। तो मिनिमम टेम्परेचर या लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी माचिस की तिल्ली के जरिए इजीली हम क्या कर सकते हैं, छोटे से कागज के टुकड़े को
या फिर प्लास्टिक के टुकड़े को, उनको इजीली फायर के हेल्प से या उसको जला सकते हैं। लेकिन अगर मोटी लकड़ी हो गई, वो आपकी बर्न नहीं होती उसी माचिस की तिल्ली से, छोटी सी तिल्ली से। कुछ हल्की चीजें इजीली बर्न हो जाती हैं। हल्की चीजें वो होती हैं वहां पर जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, लो होता है। एक फ्यूल आपका बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, एक देर से पकड़ता है, जबकि आग उतनी दी जा रही है, फ्यूल भी है दोनों के दोनों, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो जल्दी से आग पकड़ने में और देरी से आग पकड़ने में डिफरेंस कहाँ पर है? वो उसके इग्निशन टेम्परेचर पे है कि कितने टेम्परेचर पर वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया? वो लोएस्ट, देखो कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस क्या करता है, फायर को कैच कर लेता है, मतलब बर्न करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। उसको हम उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। फ्यूल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, फ्यूल में एलपीजी सीएनजी की मैंने फुल फॉर्म बताई थी। तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक्चुअल में हमारे क्या है, दो टाइप के फ्यूल ही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज आई है, गुड फ्यूल। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से पढ़ते हो, यहाँ पर जो ये बर्निंग की प्रोसेस दिखा रखी है, ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया हुआ है, तो इस प्रोसेस को, बर्निंग को हम क्या कहेंगे? कंबस्टन बोलेंगे। अब यहाँ देखिए ये वर्ड है गुड फ्यूल। तो गुड फ्यूल किसे बोलते हैं? अच्छे फ्यूल में क्या क्या खासियत होगी? अगर हम ध्यान से देखें तो अच्छा फ्यूल हम घर में उसी को बोलेंगे या और कहीं उसी को बोलेंगे जो बर्न करने पर धुआं ना दे, इजीली फायर को कैच कर लेता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, चीप हो, ठीक है ना, सस्ता, चीप का मतलब सस्ता हो यहाँ पर, और किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूशन क्रिएट ना करता हो। तो गुड फ्यूल की प्रॉपर्टीज क्या होगी? ए फ्यूल इज सेड टू बी गुड फ्यूल, एक फ्यूल को हम गुड फ्यूल बोलेंगे इफ इट इज चीप, इजीली अवेलेबल, डू नॉट क्रिएट एनी पोल्यूशन, किसी भी टाइप का पोल्यूशन क्रिएट ना करें, इजी टू स्टोर, इजी टू हैंडल इट्स फ्लेम। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज है, एक दो प्रॉपर्टीज आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, दैट इज सेड टू बी गुड फ्यूल। अब ये ज्यादातर खासियत हमारी क्या है? हमारी एलपीजी के अंदर अवेलेबल है। तो एलपीजी हमारी एक गुड फ्यूल है। और व्हीकल्स के अंदर अगर हम बात करें तो सीएनजी के अंदर है, ये आपकी किसी भी टाइप का धुआं नहीं छोड़ती। दे डू नॉट लीव रेसिड्यू, रेसिड्यू और ऐश, जो बर्न होने के बाद में बचता है उसको रेसिड्यू या फिर ऐश बोलते हैं, ऐश राख को कहा जाता है। तो वो इस तरह की कोई भी चीज नहीं छोड़ती है, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज ए गुड फ्यूल। एक प्रॉपर्टी और है गुड फ्यूल की, वो क्या है कि स्मॉल अमाउंट के अंदर भी अगर उसको बर्न करें तो ज्यादा से ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करें, सो देयर कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, या फिर फ्यूल एफिशिएंसी भी कहा जाता है कि उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करें ऑन बर्निंग इन स्मॉल अमाउंट। अगर हम कम अमाउंट में भी बर्न करते हैं तब भी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करें। ऑक्सीजन कैसे कंपलसरी है, ऑक्सीजन कैसे जरूरी है, ये इस डायग्राम के जरिए हम इजीली देख सकते हैं। इनिशियली एक कैंडल ली हमने, उसको बर्न किया और बर्न करने पर उसके ऊपर क्या कर दिया, ये हमने उल्टा ग्लास, कांच का ग्लास है, उसको रख दिया। नीचे से देखिए, नीचे दो लकड़ियां लगा रखी हैं, तो नीचे से इजीली यहाँ से एयर एंटर कर सकती है, हवा जा सकती है, तो ये बर्न होता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही लकड़ियों को हटा के इसको नीचे रखते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन का जाना बंद हो जाता है और कुछ देर के बाद ये इजीली अपने आप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जो प्रूव करता है कि परसेंस ऑफ एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या परसेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर कंबस्शन। और अब आते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर पर। इग्निशन टेम्परेचर, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इग्निशन टेम्परेचर को बताने के बारे में। ये हमारा एक पेपर है और उसको बेंड कर दिया गया है, उसको फिर हमने क्या किया, एक जलती हुई कैंडल के ऊपर रख दिया। जलती हुई कैंडल के ऊपर रखने से पेपर क्या करेगा, आग पकड़ लेगा थोड़ी देर में और ये बर्न होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसी को अगर एक एक्टिविटी के जरिए समझा जाए, पहले हमने क्या किया, ये कैंडल ली और पेपर कप को पानी से भर के रखा, उसके बाद इस पेपर कप को इस कैंडल के ऊपर रख दिया। अब काफी समय तक भी अगर हम देखते हैं तो हमारा ये पेपर कप
बर्न नहीं होता। ध्यान रखिए, पानी हमारा टपकना नहीं चाहिए ताकि हमारी कैंडल की आग बुझे ना। इससे पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होने पर भी पेपर हमारा बर्न नहीं होता, क्योंकि अब फ्यूल के लिए हमारे पास, जैसे इसके अंदर पेपर था, इसके अंदर भी हमारे पास पेपर है, ऑक्सीजन भी दोनों के अंदर है, लेकिन यहाँ पर वो टेम्परेचर अटेन नहीं कर पाता, वो टेम्परेचर नहीं बन पाता जिससे कि पेपर हमारा आग पकड़ सके। तो इसलिए हम इजीली बता सकते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब बर्निंग के लिए पहले नंबर पर अगर हम बात करें एक फ्यूल, दूसरे पर ऑक्सीजन और तीसरे पर इग्निशन टेम्परेचर, इन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? एक्चुअल में हम एफिशिएंसी कैलोरीफिक वैल्यू से ही निकालते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू आपका बताता है कि अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उतनी ज़्यादा उसकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी। जैसे कि अगर हम डेफिनेशन में देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। 1 किलो फ्यूल को बर्न करने पर कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको उसकी क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। देखिए, हीट एनर्जी पर किलोग्राम की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी की यूनिट जूल है। यहाँ पर जो हीट एनर्जी निकलती है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकलती है, इसलिए इसको किलो जूल के अंदर मेजर करते हैं, और हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो किलो जूल पर किलोग्राम इसकी यूनिट हो गई। अगर बात करते हैं काव डंग, जिसे गोबर के उपले या देसी भाषा में गोसे कहा जाता है, नॉर्मली उसमें 6000 से 8000 के बीच में आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सिमिलरली वुड की 17000 से 22000 किलो जूल पर किलोग्राम के अंदर उसकी वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पेट्रोल की 45,000, कैरोसिन की 45,000, एलपीजी वगैरह की वो भी आपकी 55,000 के आसपास रहती है। ये देखिए 55,000 यहाँ पर उसकी वैल्यू है। बायोगैस वगैरह की भी 35 से लेके 40,000 तक, और सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन की 1,50,000, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा बढ़िया फ्यूल है हाइड्रोजन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। और बाकी इन सब के अंदर की अगर हम बात करते हैं ऊपर वालों में, तो इनमें एलपीजी की काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम एलपीजी को एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं 55,000 होने की वजह से। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लो फ्यूल, यहाँ पर जो ये लो फ्यूल वर्ड कर रहा है, ये बैड क्वालिटी ऑफ फ्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है। तो ऐसे फ्यूल जिनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है, उनके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं। अब देखिए, अगर हम लकड़ी को एज ए फ्यूल यूज करते हैं तो उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। डिफोरेस्टेशन ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। फॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की संख्या में बढ़ना, और डिफोरेस्टेशन मीन्स उसका डिक्रीज होना। तो वुड को एज ए फ्यूल यूज करते हैं, दैट मीन्स द फॉरेस्ट आर गोइंग टू डिक्रीज, और द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑन दिस प्लेनेट इज गोइंग टू डिक्रीज। अगर पेड़ पौधे कम होंगे तो उसकी वजह से बहुत सारी हानियां हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। एक तो जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा वो भी कम होगा। सो पहला हमारा रीजन हो गया, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल विल बी लेस। और अगर बारिश कम होगी दैट मीन्स प्रोडक्शन वगैरह कम होगी, हमारी फसलें वगैरह कम उत्पन्न होंगी, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ज़्यादा डीप चला जाएगा। इस तरीके से हम काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट डिफोरेस्टेशन से मिलकर बता सकते हैं। जैसे हमारी वाइल्ड लाइफ है वो कम हो जाएगी, मतलब जो जीव जंतु है जंगलों में रहने वाले हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे धीरे धीरे हमारे बाघों की संख्या कम होती जा रही थी और दूसरी चीज़ें कम होती जा रही थी। सेकंड, इनकम्प्लीट कंबस्टन। इनकम्प्लीट, देखिए कंबस्टन होता है बर्न होना, इनकम्प्लीट मीन्स वो कंप्लीट बर्न नहीं होगा। अगर कोई फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं होगा इन लेस परसेंट्स ऑफ एयर, और हम कह सकते हैं इन लिमिटेड परसेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में होगी, एट दैट टाइम फ्यूल्स डू नॉट बर्न कंप्लीटली, फ्यूल्स हमारे कंप्लीटली बर्न नहीं होते, एंड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, और उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी पैदा होती है, विच कैन इवन किल ए स्लीपिंग पर्सन। अगर कोई सोया हुआ आदमी है तो वो उसको मार भी सकती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड मारती कैसे है? कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी ब्लड स्ट्रीम के साथ में मिलकर हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, जिससे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाता, और जिसकी वजह से आदमी धीरे धीरे बेहोश होकर उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन फ्यूल्स।
कार्बन फ्यूल्स के अंदर कार्बन लार्ज अमाउंट में होता है, तो कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो C+O2 हमारा क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो जब ये CO2 बनेगा तो CO2 हमारी क्या है कि ग्रीन हाउस गैस है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअल में क्या है, ये एक फिनोमिना है। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच अर्थ एटमॉस्फेयर्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, जिसके कारण अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है, और हर साल अर्थ हीट अप होती रहती है, जिसके कारण आपके ग्लेशियर्स वगैरह पिघल जाते हैं। तो बर्फ़ अगर पिघलेगी तो वो आपकी सी के अंदर मिल जाएगी, समुद्र के अंदर मिलने के कारण जो लैंड है वो सबमर्ज हो जाएगा, पानी के अंदर डूब जाता है, और रहने के लिए कम जगह होगी। और कोल और डीजल की बात करते हैं तो इन सभी के अंदर कार्बन के साथ साथ में आपके कुछ कंटेंट नाइट्रोजन के और कुछ कंटेंट सल्फर के होते हैं। तो जब ये नाइट्रोजन और सल्फर के कंटेंट आपके बर्न होते हैं तो वो SO2 और NO2 नाम की, जो कि जिनको हम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, इनको पैदा करते हैं, इनको क्रिएट करते हैं। अब जब ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर के अंदर चली जाएंगी तो वहाँ से क्या होगा, जब भी रेन होगी, बादलों से पानी गिरेगा, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स या रेन मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं, या रेन ड्रॉप्स कह सकते हैं, वो इनके साथ मिलकर एसिड बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दो टाइप के बनाएंगी। सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर, और नाइट्रिक एसिड बनाएगी आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर। और उनकी वजह से क्या होता है, जैसे अब ताजमहल पर पीला पीला रंग देखने को मिला आपको, तो वो किसकी वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से है, जो आपके यहाँ पर संगमरमर के ऊपर जब आपके एसिड गिरते हैं तो उसकी वजह से क्या है, वो येलोइश कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो वाइट मार्बल क्या आपका पीले रंग का दिखाई देता है। अगर ये पेड़ों के ऊपर गिरते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पेड़ों का क्लोरोफिल सूख जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे खाना नहीं बना पाते और धीरे धीरे वो भी डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी कंट्रोल फायर। फायर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इजी है। फायर को जैसे क्रिएट करने के लिए, और तीसरा जो आपकी फायर को कंटिन्यू रखने के लिए चाहिए, वो है आपका इग्निशन टेम्परेचर। तो इन तीन चीज़ों में से हम किसी भी एक चीज़ को गायब करके फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। फायर अगर नॉर्मल फायर है जो घरों में लगी हुई है, जो किसी ऑयल वगैरह या गैस की वगैरह से नहीं लगी, मतलब जैसे ऑयल गिरने की वजह से क्या करता है, ऑयल आपके ऊपर फ्लोट करता है। जब भी कोई लिक्विड आ जाता है, फॉर एग्जांपल पानी आ गया जिसके ज़रिए हम आग को बुझाते हैं, तो उसके ऊपर क्या करता है, ऑयल फ्लोट करता है। तो उसको रोकने के लिए वहाँ पर अलग मेथड है। वैसे नॉर्मल फायर को रोकना है तो हम ये फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब वो आग के ऊपर गिराई जाती है तो उसके ऊपर कवर कंबल की तरह काम करती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, जिसकी वजह से आग नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन गायब हो गई। या फिर हम पानी डाल के फायर ब्रिगेड जैसे बात करते हैं, तो फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी की वजह से इग्निशन टेम्परेचर कम आ जाता है। कई बार अगर फ्यूल की हम बात करते हैं, लकड़ी वगैरह के ऊपर आग लगी है तो हम लकड़ी वगैरह को हटा देते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल गायब हो जाता है और आग रुक जाती है। इस तरीके से अलग अलग मेथड्स हैं। और अगर आपकी ऑयल वाली फायर है तो उसको रोकने के लिए हम ज़्यादातर मिट्टी वगैरह का यूज़ करते हैं, मिट्टी वगैरह डालते हैं, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप फायर ब्रिगेड का नंबर भी देख सकते हैं। अगर आपके आसपास आग वगैरह लगे तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही नई वीडियो डलती है आपको तुरंत पता चले। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। ये सब फ्री है और हमको मोटिवेट करता है ताकि हम नई वीडियो और अच्छे से आपके लिए बना सकें। थैंक यू।